हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, जिसमें दो केस हम पढ़ लिए थे। पहला केस था जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करे, यानी उसमें फर्स्ट केस आपने पढ़ा था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक में आपने दो केसेस को एक्सप्लेन कर लिया था। पहला केस थीटा इक्वल टू 0, तो पाथ क्या था? लीनियर, ये आप लोगों ने चर्चा कर लिया था। और दूसरा थीटा इक्वल टू 90, तो पाथ कैसा था? सर्कुलर। इन दोनों बातों का डिस्कशन पिछले वीडियो में आप लोगों ने कर लिया था। अब ऐसा चर्चा, अब नेक्स्ट ये फर्स्ट सेकेंड, अब तीसरी टॉपिक, व्हेन चार्ज पार्टिकल enters in magnetic field, making angle theta। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई आर्बिट्ररी एंगल थीटा पे एंटर करता है, किसी चूजन एंगल पे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, एनी आर्बिट्ररी चूजन एंगल थीटा पे एंटर करता है, तो फिर उसका पाथ कैसा होगा, इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे इस वीडियो में। अब मान लो स्टूडेंट्स, कोई चार्ज प्लस क्यू है, जो यहां देखिए ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तीनों एक्सिस बन गए हैं, एक्स वाई और जेड। यहां ओरिजिन पे कोई चार्ज प्लस क्यू कूलाम का चार्ज, यहां से v वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगी है बच्चों? जेड एक्सिस के लांग लगी हुई है। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे एंटर करता है। तो ज्यों ही यह मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, अब वेलोसिटी के इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। पहला कंपोनेंट इसका जो मैग्नेटिक फील्ड के एलांग होगा, मैं उस कंपोनेंट को v पैरेलल कंपोनेंट कह दे रहा हूं। वेलोसिटी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगी। पहला कंपोनेंट बेटा v पैरेलल, यहां जिसे मैं v पैरेलल द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब वेलोसिटी का पहला कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के एलांग होगा v पैरेलल, यहां होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अलग कलर से मैंने बना दिया है। और दूसरा कंपोनेंट इससे 90 डिग्री पर, इस कंपोनेंट से जो v परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये दूसरा कंपोनेंट होगा। उसकी डायरेक्शन कहां होगी? यहां कहीं एक्स वाई प्लेन में, इस प्रकार से। यह v परपेंडिकुलर, इस तरह से v परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा।
यानी मैग्नेटिक फील्ड में जो ही चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पे एंटर करेगा, इसके वेलोसिटी के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, दो पार्ट में रिजॉल्व हो जाएगा। एक वह पार्ट जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब वैल्यूज इनकी क्या होंगी, चूंकि ये थीटा एंगल पे है तो रेजुलेशन ऑफ वेक्टर्स आप लोग जानते हैं कि जो v पैरेलल होगा यह v cos थीटा हो जाएगा, और v परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो हो जाएगा ये v साइन थीटा हो जाएगा। अब ये दोनों कंपोनेंट्स ही, और फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स जो लगेगा वह एक्स एक्सिस के अलोंग लगेगा। यहां पे फोर्स यहां क्रिएट हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगी बात। ये देखिए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, वेलोसिटी यहाँ है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। अंगूठे को देखिए, इस डायरेक्शन में यहाँ फोर्स आएगा। अब इन दोनों वेलोसिटीज के अंडर में ये बॉडी मूव करेगी। तो जरा ध्यान दें बात को, जो फोर्स लगा है बॉडी पे, अगर ये दोनों अपने अपने प्रभाव को दिखाएंगे। जो पैरेलल कंपोनेंट है वह तो मैग्नेटिक फील्ड में लगा हुआ है, तो वह पाथ को लीनियर करना चाहेगा, 0 डिग्री पे है। कौन कंपोनेंट, v पैरेलल v cos थीटा। v cos थीटा के नाते यह चार्ज पार्टिकल लीनियर पाथ पे चलना चाहेगा, इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट लगा है v sin थीटा, जो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे लगा हुआ है, उसके नाते वह सर्कुलर पाथ पे चलना चाहेगा। अब दोनों वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट v पैरेलल और v परपेंडिकुलर दोनों अपना अपना इफेक्ट दिखाएंगे, अपना अपना असर दिखाएंगे। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वह उसे लीनियर पाथ पे ले जाना चाहेगा। आप लोगों ने पिछले वीडियो में स्पष्ट इस बात को जान लिया। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा v sin थीटा, वह उसे सर्कुलर पाथ पे मूव कराने की चेष्टा करेगा, मूव कराने की कोशिश करेगा। इस प्रकार से जो वेलोसिटी हो जाएगी वह न तो स्ट्रेट पाथ में लीनियर होगी और ना तो सर्कुलर होगी, स्पाइरल हो जाएगी। स्पाइरल मीन्स बेटा स्प्रिंग लाइक हो जाएगी। स्प्रिंग लाइक पाथ पे, जिसे स्पाइरल भी कहते हैं, स्प्रिंग लाइक पाथ पे चार्ज पार्टिकल जो है वह फॉरवर्ड मोशन करेगा। मतलब जैसे मैं यहाँ फिगर बना रहा हूँ, ये चार्ज पार्टिकल है, और कुछ इस प्रकार से मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। कुछ इस प्रकार के पाथ पे वो मोशन करेगा, स्पाइरल पाथ पे, इस तरह से। यानी इस डायरेक्शन के अलोंग भी मूव करेगा, फॉरवर्ड भी और सर्कुलर भी बना रहेगा। यानी ये जो बना है, ये सर्किल का जो रेडियस है वो समान समान आप लोग बनाएंगे जब फिगर आप लोग ड्रॉ करेंगे, अपना फिगर ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। या एक इस पाथ को स्पाइरल पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइरल पाथ कहते हैं। जेड एक्सिस के अलोंग वह लीनियर पाथ पे जाएगा। इस कंपोनेंट के नाते इधर लीनियर मोशन होगा, और बाकी इस कंपोनेंट के नाते जो एक्स वाई प्लेन में है, इसके नाते एक्स वाई प्लेन में वो कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर। तो लीनियर सर्कुलर पाथ पे इस प्रकार से होता हुआ वह आगे फॉरवर्ड क्या करेगा, मोशन करेगा। यानी और इस डायरेक्शन में जो मोशन उसका है वो v पैरेलल के नाते है, और
इस डायरेक्शन में, यहाँ इसके टेंजेंट के एलांग अगर खींचेंगे इस डायरेक्शन में, उसका जो मोशन होगा वह v परपेंडिकुलर के नाते होगा। ये चार्ज पार्टिकल q है आपका। फोर्स यहां शो हो जाएगा स्टूडेंट्स। पूरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? इस तरह से जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल थीटा पे एंटर करता है तो उसका पाथ स्पाइरल होता है और वह मैग्नेटिक एक्सिस के एलांग स्प्रिंग लाइक स्पाइरल पाथ पे चलता हुआ आगे की ओर मूव करता है, फॉरवर्ड मोशन में रहता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये आपकी टॉपिक है फोर्स्ड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करके उसमें करंट फ्लो करा दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से उस कंडक्टर पर या वायर पर एक फोर्स क्रिएट हो जाता है और वह कंडक्टर मोशन में आ जाता है। दरअसल इस फोर्स के क्रिएट होने का रीजन क्या है? अभी आपने पढ़ा है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, मोशन में ला देते हैं, तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स क्रिएट हो जाता है। जब कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन्स हों या आयंस हों मोशन में आ जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव के नाते उन सारे चार्ज पार्टिकल्स पर एक फोर्स क्रिएट हो जाता है। सारे चार्ज पार्टिकल्स पे जो रिजल्टेंट फोर्स क्रिएट होता है वह लगता तो चार्ज पार्टिकल्स पे है, लेकिन प्रभाव उसका किस पे दिखता है स्टूडेंट्स? कंडक्टर पे दिखता है। यानी उस कंडक्टर पे ओवरऑल फोर्स लग जाता है। अगर करंट फ्लो करना बंद करा दीजिए तो तुरंत फोर्स लगना बंद हो जाता है। यानी जब तक चार्ज पार्टिकल्स कंडक्टर में मोशन में रहेंगे तब तक कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से फोर्स लगता रहेगा। ये टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मान लिया ये कोई कंडक्टर है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये कोई कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है और कंडक्टर में मान लिया आई करंट फ्लो कर रहा है। एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आई करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। मान लिया कंडक्टर का जो लेंथ है वो यल है। कंडक्टर का लेंथ क्या है स्टूडेंट्स? यल है। और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगी हुई है, इस डायरेक्शन में। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। यहां एक मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है जिसका डायरेक्शन इस एरो के एलांग है। तो ज्यों ही इस वायर में करंट सेटअप करेंगे त्यों ही इस पर फोर्स लग जाएगा। फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम देखेंगे। अगर करंट की डायरेक्शन यहाँ है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि वही जिससे हम चार्ज में निकाले थे, करंट अपवर्ड है, ध्यान देंगे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है इस तरह से, तो फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों? डाउनवर्ड लगेगा। फोर्स कहाँ लगेगा इसमें? डाउनवर्ड लगेगा।
और अगर करंट इधर हो, नीचे की ओर हो, तो इस अंगुली को इधर कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लगा, इधर कर देंगे, तो फोर्स कहाँ लगेगा? अंगूठे की डायरेक्शन में अपवर्ड लगेगा। कहाँ लगेगा स्टूडेंट्स? अपवर्ड लगेगा। क्लियर? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के से डायरेक्शन निकाल देंगे। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड बी को बताएगा, ये करंट आई को बताएगा, और ये फोर्स एफ को बताएगा। इस तरह से ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप लोग लगा लेंगे। अपने तीनों अंगुलियों को जिस तरह से चार्ज में आप लोगों ने देखा था, सेम वही बात है। अब इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? ये जो फोर्स होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। करंट जितनी स्ट्रेंथ में होगी, फोर्स उतना ज़्यादा होगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बी। फील्ड जितनी प्रबल होगी, मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। इससे, और अगर कंडक्टर किसी एंगल थीटा पे रखा है तो उसके साइन के प्रोपोर्शन में होता है। मतलब मान लिया मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लगी हुई है, इस डायरेक्शन में ये बी लगा हुआ है, और वायर इस प्रकार से किसी एंगल पे रखा, ये कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है। ये करंट यहाँ जा रही है, यहाँ करंट यहाँ जा रही है, ये एंगल थीटा है। तो जो फोर्स होगा वह इस एंगल के साइन पे डिपेंड करता है। इन सारी बातों को एक में कंबाइन कर देंगे अगर, इन चारों बातों को एक में अगर कंबाइन कर दिया जाए तो F इज प्रोपोर्शनल टू आई बी एल साइन थीटा, ये आपका, या यहाँ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए के कांस्टेंट लिया गया, आई बी एल साइन थीटा। अगर हम इन वैल्यूज को एसआई यूनिट में चुने और इस प्रकार से इनके न्यूमेरिक वैल्यू को चुने कि के इक्वल टू 1 हो जाए, तो एफ इक्वल टू आई इंटू बी इंटू एल साइन थीटा। यह वायर पे लगने वाले फोर्स का फार्मूला हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब अगर थीटा जीरो हो, थीटा जीरो मीन्स वायर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल इस प्रकार से रख दिए, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगा है और इसी दिशा में वायर को रख दिए, तो थीटा जीरो होने पर फोर्स शून्य हो जाएगा। एंड जब थीटा बराबर जीरो, तो साइन थीटा साइन जीरो बराबर जीरो, तो फोर्स क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और अगर थीटा 90 है तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। यानी इस प्रकार से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगा है, करंट यहाँ जा रही है, तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा, और एफ की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, आई इंटू बी इंटू यल के बराबर हो जाएगा। ये मैक्सिमम फोर्स होगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एंगल थीटा, और फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर्स। फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। स्टूडेंट्स, मान लिया ये दोनों कंडक्टर हैं, ये दोनों वायर हैं, और दोनों में करंट, एक में करंट अपवर्ड बह रही है, इसमें भी करंट अपवर्ड बह रही है, और दोनों वायर्स एक दूसरे के पैरेलल, मान लो इसमें I1 करंट फ्लो कर रही है
और इसमें I2 करंट फ्लो कर रही है। पहला वायर आपका AB है और दूसरा वायर आपका CD है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं और माना दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। दोनों वायर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना स्टूडेंट्स? स्मॉल r है। ज्यों ही इन दोनों में करंट फ्लो कराएंगे, दोनों एक दूसरे पर एक फोर्स क्रिएट करेंगे। अगर करंट की डायरेक्शन एक डायरेक्शन में होगा तो दोनों वायर पास पास आएंगे, अट्रैक्शन फील होगा। और अगर दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो दोनों दूर दूर जाएंगे, दोनों में रिपल्सन होगा। रीजन मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, क्लियर कर दे रहा हूं आप लोगों को। स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से, जब किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो उस वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। अब ज्यों ही पहले वायर में करंट का सेटअप करेंगे तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और किसी स्ट्रेट वायर के नाते जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सर्कुलर रिंग्स के फॉर्म में होती है, वायर के चारों ओर कोसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में। और हर रिंग का जो सेंटर होता है वायर पे होता है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड फैलेगी। मान लो पहले वायर में आपने करंट फ्लो कराया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड फैलेगी और ये वायर उसके मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा, पक्का है। जब इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो अब इसके मैग्नेटिक फील्ड में यह है तो यह करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। और अभी आपने टॉपिक पढ़ा कि जब कोई वायर जिसमें करंट फ्लो कर रही हो मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस पर फोर्स लग जाता है। तो पहले करंट I1 के नाते जो मैग्नेट पैदा हुआ उस मैग्नेट के नाते इस पर फोर्स लगेगा और सिमिलरली करंट I2 भी तो मैग्नेट पैदा करेगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के नाते I1 पर फोर्स लग जाएगा। इस तरह से दोनों एक दूसरे पे फोर्स क्रिएट कर देंगे, यानी इसके मैग्नेटिक फील्ड के नाते इस पर फोर्स लगेगा और इसके नाते इस पर लगेगा। अब सबसे पहले तो हम ये तय करें कि इस वायर के नाते मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और इस वायर के करंट के नाते मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। दो रूल हम आपसे चर्चा किए हैं। पहला है राइट हैंड थंब रूल। कैसे लगाते हैं कि कोई वायर हो, ये वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा हो तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, मान लिया इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर की ओर, उसे हम क्या करते हैं, अंगूठे को उस पर रख देते हैं, थंब को राइट हैंड के, और अंगुलियों को करंट की डायरेक्शन, अंगुलियों को इस प्रकार से बंद करते हैं, होल्ड करते हैं। तो अंगुलियां जिस डायरेक्शन में बंद होती हैं मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होता है, सर्कुलर रिंग्स के फॉर्म में। यानी इसके चारों ओर इस प्रकार से रिंग बनेगा। यानी ये वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, एकदम इसी रिंग की तरह, इसके चारों ओर एक रिंग बन जाएगा। अब इस वायर से किसी पॉइंट, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बच्चों। तो अगर अंगुलियां, अब आपने ऐसे पकड़ा था, अंगुलियां इधर बंद हो रही हैं तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एंटी क्लॉकवाइज, देखिए। तो यहाँ किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड मान लिया निकालना है तो यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, इस पेन को टेंजेंट मान लीजिए। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना तो टेंजेंट ऊपर की ओर मानेंगे, इसके अलांग मैग्नेटिक फील्ड लग जाएगा। और अगर करंट की डायरेक्शन इस वायर में डाउनवर्ड है, नीचे की ओर है यहां, तो फिर इस तरह से अंगूठा नीचे करके ऐसे पकड़ेंगे, इसको ऐसे होल्ड करेंगे बच्चों, ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे आएगा ना, क्लॉकवाइज सोचो नीचे आएगा ना, तो वही मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग जाएगा। क्लियर हुई बात आप लोगों को? तो सबसे पहले इस, या राइट हैंड पाम रूल भी लगा देते हैं। तो सबसे पहले इस वायर के लिए बात करते हैं। इस वायर के लिए, इस वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा वो कहां जाएगा, या दूसरा रूल देखिए,
मान लिया राइट हैंड पॉम रूल देखिए, पॉम रूल क्या कहता है, हथेली का नियम। पाम माने होती है हथेली। ये वायर है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा अंगूठे को उस पर रख दीजिए, और अंगूठे को रखने के बाद हाथ से पुश करने के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पुश करने के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अगर अपवर्ड इस तरह से हॉरिजेंटल वायर को रखे हो तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड लगेगी, एकदम इस प्लेन के अंदर एंटर करती हुई। और अगर आपने वायर करंट नीचे फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आ जाएगी। मैग्नेट करंट के नाते मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लियर हुआ। इस रिंग से देख लीजिए, ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई। अगर हार्जेंटल आपने रखा है वायर को, आपका वायर हार्जेंटल है इस प्रकार से। अब अगर करंट अपवर्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। तो मान लो अगर अपवर्ड है तो यहाँ देखिए इस प्रकार से, यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, तो टेंजेंट नीचे जाएगा, इस पर टेंजेंट खींचेंगे नीचे जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो I1 के नाते इस प्रकार से करंट I1 के नाते यहाँ इस वायर के किसी पॉइंट पर इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वह इनटू द प्लेन ऑफ पेपर और इनवर्ड होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और इनवर्ड होगी। इस प्रकार से अगर हम रिंग्स की बात करते हैं, सर्कुलर रिंग बनाते हैं, इस प्रकार से, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर B1 यहाँ चला जाएगा। अब ये इस तरह से मैं बना रहा हूं, लेकिन ये इनवर्ड समझिएगा, प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर इनवर्ड, ये B1 हो जाएगा। और फोर्स कहां लग जाएगा, इस वायर पे फोर्स देखिए, इस वायर पे फोर्स फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है और करंट इसमें अपवर्ड है, तो अभी अभी आपने देखा है कि फोर्स कहां लगेगा, जरा देखिए, करंट अपवर्ड है, मेरे बाएं हाथ के अंगुलियों को देखिए, करंट या इससे शो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इससे शो करते हैं, तो फोर्स कहां लग रहा है, अंगूठा का डायरेक्शन यहां है, फोर्स यहां लग जाएगा, यहां इस डायरेक्शन में कंडक्टर पर फोर्स लग जाएगा, यानी फोर्स ऑन वायर 2F2। क्लियर? सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मैं करंट I2 के नाते मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे बात करूं I1 इस AB में, तो वो अपवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्ड हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड यहां मैंने शो कर दिया, यह मैग्नेटिक फील्ड कौन सा हो जाएगा, B2 हो जाएगा। अब फोर्स कहां लग जाएगा, तब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इनवर्ड लग जाएगा, ये F1 हो गया। इस तरह से यह वायर इस डायरेक्शन में जाएगा और यह वायर इस डायरेक्शन में, दोनों वायर्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, यानी अट्रैक्शन क्रिएट होगा। दूसरी सिचुएशन, अगर करंट की डायरेक्शन जो है I1 अपवर्ड है और I2 डाउनवर्ड है, करंट की डायरेक्शन बच्चों एक दूसरे के अपोजिट बनी हुई है, उस दशा में सिचुएशन क्या होगा, जरा चर्चा करिए। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर करंट I1 के नाते यहां मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो राइट हैंड पाम रूल आप अप्लाई करेंगे, इनवर्ड होगा, इस पॉइंट पर कहीं भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा, जबकि इसके नाते इस पर मैग्नेटिक फील्ड कहां हो जाएगा, आउटवर्ड होगा। तो इस पर जो फोर्स लगेगा बच्चों, इस वायर पे जो फोर्स लगेगा I1 के नाते, इस पर जो इस वायर पर फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी। इस पर फोर्स F2 अगर लग रहा हो तो F2 यहां लग जाएगा, और इस पर फोर्स F1 लग रहा हो
तो फोर्स F1 यहां लग जाएगा। इस तरह से ये दोनों वायर्स एक दूसरे से दूर दूर सेपरेट होंगे, दूर जाएंगे और एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी जब, अब निष्कर्ष आपने क्या निकाल दिया, जब करंट एक डायरेक्शन में होगी तो दोनों में अट्रैक्शन फील होगा, और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। अब मान लेंगे लेट लेंथ ए बी इक्वल टू L1, सी डी इक्वल टू L2 एंड करेंट इन ए बी इज I1, आप देख ही रहे हैं, एंड करेंट इन सी डी इज I2। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना हो जाएगा, यह मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड B1 माने मैग्नेटिक फील्ड एराइज ड्यू टू करंट I1, और किसी स्ट्रेट वायर के नाते जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। ये मैग्नेटिक फील्ड B1 हो जाएगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड B2 कितना हो जाएगा, करंट I2 के नाते मैग्नेटिक फील्ड B2 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr। यहां I1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, वहां I2 हो जाएगा। अब फोर्स क्या लगेगा, फोर्स F1 यानी ऑन वायर फर्स्ट, फोर्स ऑन वायर ए बी कहां लगेगा, फोर्स IBL साइन थीटा होता है। करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा इक्वल टू 90 है यहां। तो फोर्स F1, फोर्स ऑन कंडक्टर ए बी F1 इक्वल टू I1, पहले कंडक्टर में I1 करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड B2 होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड B2 है, इंटू L इंटू साइन 90 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, और पहले वायर की लेंथ आपने L1 माना है। यहां B2 की वैल्यू रख देंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स को, I1 इंटू B2 का मान म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr इंटू L1, ये F1 हो गया। सिमिलरली F2 की वैल्यू जो हो जाएगी, तो इसके पर यूनिट लेंथ पर फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर F1 अपॉन L इक्वल टू L1 कर देंगे, L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, तो I1 ऐसे लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 2π I1 I2 अपॉन R। यह वायर के पर यूनिट लेंथ पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, यानी दूसरी करंट के नाते के मैग्नेटिक फील्ड के नाते इस पर। इसी प्रकार से F2 अपॉन L2 की भी वैल्यू सेम आएगी स्टूडेंट्स, म्यू नॉट अपॉन 2π I1 I2 अपॉन R। ये वैल्यू
वायर के पर यूनिट लेंथ पर, दोनों वायर के, अगर डायरेक्शन दोनों का सेम है तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, और डायरेक्शन अगर अपोजिट है करंट का तो रिपल्सिव हो जाएगा। ये लगेगा फोर्स नेचर में। इफ करंट इज इन सेम डायरेक्शन, force will be attractive and if current is in opposite direction, both will repel to each other। इस तरह से स्टूडेंट्स पूरी टॉपिक आपने पढ़ डाला कि दो कंडक्टर्स अगर एक दूसरे के पैरेलल रखे हों तो उनके बीच कितना फोर्स क्रिएट होता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन ए लूप इन मैग्नेटिक फील्ड एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर।